वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो आपका पाठ नंबर 1 चल रहा था। अब तक आपके लिए पाठ नंबर जो 1 आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी 6 क्लासों में पिछली 6 क्लासों में मैंने आपके लिए इस पाठ में भोजन भोजन से संबंधित कुपोषण, पीने योग्य जल के गुण, अधिक जल पीने से लाभ और दूषित जल के दुष्प्रभाव, इसके अलावा आपको मोटापा के बारे में बताया। और पिछली क्लास में आपको मोटापा और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के बारे में समझाया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अगला आपका इसमें टॉपिक है मोटापा के द्वारा होने वाले रोग। मोटापा के द्वारा होने वाले रोग कि जो मोटापा है, मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। अब इसमें अगला टॉपिक है आपका मोटापा के द्वारा होने वाले रोग की जो मोटापा है, मोटापा के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमारे शरीर में मोटापा के द्वारा यानी निम्नलिखित रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे हृदय रोग। प्रश्न आ सकता है आपका 1 नंबर में, ध्यान देना, प्रश्न आपका 1 नंबर में आ सकता है कि मोटापा के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो आप लिखना हृदय रोग, मधुमेह। क्या होता है भाई? दूसरा कौन सा होता है? मधुमेह। तीसरा होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। यानी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर। इसके अलावा इससे यानी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और यानी अस्थि संध्यार्थी। कौन सा रोग होता है भाई? अस्थि संध्यार्थी। ध्यान देना, अस्थि संध्यार्थी, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा एक निद्राकालीन श्वास समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी निद्राकालीन श्वास समस्या क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। तो प्रश्न बनता है कि भाई मधुमेह के द्वारा, यानी जैसे अब प्रश्न बनता है कि मोटापा के द्वारा, ध्यान देना, मोटापा के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो हमारा आंसर है मोटापा के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, निद्राकालीन श्वास समस्या आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अगला चलते हैं। इसमें अगला टॉपिक है कि भाई मोटापा कि जो व्यक्ति यानी मोटापा का शिकार क्यों होता है, मोटापा के क्या कारण है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर मोटापा जो होता है या मोटापा उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण है। तो प्रश्न बनता है मोटापा के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसमें मोटापा के प्रमुख कारण, तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट करना। मोटापा के प्रमुख कारण यानी मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, मोटापा के प्रमुख जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। यानी मोटापा जो होता है, मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो मोटापा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नोट करना, नोटबुक में लिखना, ध्यान समझना। तो मोटापा के प्रमुख कारण, नंबर 1 कारण अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। नंबर 1, ध्यान देना, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। नंबर 1 है अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। नंबर 1 अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। नंबर दूसरा है फास्ट फूड। कौन से? फास्ट फूड का अधिक सेवन करना। सेकंड ध्यान देना, यानी फास्ट फूड का अधिक सेवन करना। फास्ट फूड जो होता है उसका क्या करना? अधिक सेवन करना। फास्ट फूड को जंक फूड के नाम से भी जानते हैं। नंबर तीसरा जो है यानी कृत्रिम भोजन, यानी जो अपने
कृत्रिम भोजन में अपने आते हैं कृत्रिम भोजन करना या कृत्रिम भोजन का सेवन करना। कृत्रिम भोजन के अंतर्गत अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये कृत्रिम भोजन के अंदर क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो कृत्रिम भोजन का क्या करना, सेवन करना। जो हम कृत्रिम भोजन का हम जब आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो फलस्वरूप हम मोटापा के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है इसमें ध्यान देना, शारीरिक क्रियाओं का जो अपनी क्या है, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं कर पाना। जो अपनी शारीरिक क्रियाएं, जो मानव के शरीर की जो क्या होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं कर पाना। शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से, कैसे, सही ढंग से या उचित प्रकार से, सही ढंग से या उचित प्रकार से क्या नहीं कर पाना, कार्य नहीं कर पाना। यानी शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं कर पाना, ये भी एक प्रमुख लक्षण है। यानी मोटापा का एक प्रमुख लक्षण है। जो हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन है या उत्सर्जन है, ये जो क्रियाएं होती हैं, अगर ये सही ढंग से क्या नहीं करेंगी, कार्य नहीं करेंगी, तो फलस्वरूप व्यक्ति मोटापा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें अबुटू। जो अबुटू अपनी ग्रंथि होती है, अबुटू अल्पक्रियता, यानी अबुटू अल्पक्रियता। जो अबुटू ग्रंथि होती है ये कैसी है, कम क्रियाशील है। अल्प क्रिया, कैसी क्रिया कर रही है, कम क्रिया कर रही है। ये भी क्या है, मोटापा का क्या है, कारण है। क्या है, मोटापा का कारण है। अगली इसमें है कि जो हम क्या कर रहे हैं, भोजन का क्या कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा प्राप्ति के लिए, किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन का क्या करता है, सेवन करता है, भोजन अंतर्ग्रहण करता है। और मैंने आपको ध्यान देना दोस्तों, पिछली क्लासों में भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 किलो कैलोरी, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी 2400 किलो कैलोरी कहाँ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आई बात समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, भोजन का सेवन कैसा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, और उसके अनुपात में कार्य कैसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी ऊर्जा का उपयोग कैसा कर रहे हैं, हम अधिक कर रहे हैं। यानी ऊर्जा का सेवन हम कैसा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, और उसके अनुपात में हम कार्य कैसा कर रहे हैं, कम। तो फलस्वरूप जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है, मोटापा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो ध्यान देना अगला पॉइंट कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के मध्य, और ऊर्जा के उपयोग के मध्य, इसके ऊर्जा के उपयोग के मध्य असंतुलन होना। क्या होना, असंतुलन होना। आई बात समझ में, क्या होना, असंतुलन होना। आई बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भी ध्यान रखना, क्या ऊर्जा का जो हम सेवन कर रहे हैं, यानी आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन से क्या प्राप्त होती है हमें, ऊर्जा। क्योंकि आपको मैंने बताया था, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर का जो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी हमारे कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और मानव में भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पेड़ पौधों में स्टार्च या मंड के रूप में। और ग्लाइकोजन जो होता है हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, एटीपी। क्या होती है, एटीपी। ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, और पी का मतलब फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है। तो जो ऊर्जा का हम क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, और ऊर्जा का जब क्या कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं, उसके मध्य में क्या होना, असंतुलन उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना, उसके मध्य में असंतुलन उत्पन्न होना, कि ऊर्जा का जो हम सेवन कर रहे हैं और ऊर्जा के उपयोग के मध्य में क्या होना, असंतुलन होना। ये भी क्या है, मोटापा का क्या है, प्रमुख कारण है। क्या है, मोटापा का प्रमुख कारण है। इसके अलावा ध्यान देना, स्थिर जीवन यापन। कैसा, स्थिर जीवन यापन।
या स्थिर जीवन यापन, यानी हमारा जीवन शैली कैसी है, स्थिर है। स्थिर का मतलब होता है कि व्यक्ति ना कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना कोई व्यायाम कर रहा है, ना कोई योगा कर रहा है, आदि जो क्रियाएं नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटापा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। क्योंकि इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो मोटापा के मैंने कारण लिखे हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर पर क्या हो जाती है, धीरे धीरे चर्बी जमा हो जाती है। और ये मोटापा की परिभाषा मैंने बताया था कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान देना कि मोटापा के द्वारा होने वाले रोग, तो मैंने आपको बता दिया मोटापा के द्वारा होने वाले रोग, प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हृदय रोग, यानी जो हमारा हृदय से संबंधित क्या हो जाते हैं, रोग कौन हो जाते हैं। दूसरा मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा कौन सा होता है, कैंसर, क्या होता है, कैंसर। अगला कौन सा है, अस्थि संध्यार्थी, कौन सा होता है, अस्थि संध्यार्थी। और अगला कौन सा है, निद्राकालीन श्वास समस्या। ये मोटापा के द्वारा होने वाले क्या है, प्रमुख रोग हैं। अब ये मोटापा के प्रमुख कारण, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि मोटापा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, यानी अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। दूसरा क्या होता है, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना। फास्ट फूड जो होते हैं, जंक फूड होते हैं, जैसे बर्गर है, पेटीज हैं, चाउमीन है, ये सब किस में आते हैं, फास्ट फूड में आते हैं, यानी तली हुई चीजें, अधिक तली हुई चीजों का क्या करना, सेवन करना। कृत्रिम भोजन का क्या करना, सेवन करना। अगला क्या है, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से कार्य नहीं कर पाना, अबटू अल्प क्रियता। और छठवां पॉइंट है, अपना छठवां पॉइंट है, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के मध्य में असंतुलन होना। क्या होना, असंतुलन होना। और अगला पॉइंट है स्थिर जीवन यापन। कैसा जीवन यापन, स्थिर जीवन यापन। जैसे हमारे जीवन में हम योगा, व्यायाम आदि को हम क्या नहीं करते हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं, तो फलस्वरूप व्यक्ति मोटापा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। चलते हैं अगला, जो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला जो इसमें टॉपिक है वो है रक्तचाप। कौन सा है, रक्तचाप, जिसको कि हम रक्तदाब के नाम से भी जानते हैं, यानी रक्तचाप, जिसको कि हम रक्तदाब के नाम से भी जानते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप यानी रक्तदाब। तो देखिए भाई अगला टॉपिक रक्तचाप। तो ध्यान देना कि जो रक्त होता है, रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में धमनियों में बहता है। एक बात ध्यान रखना, 9th में भी आपने पढ़ी होगी, ध्यान देना कि हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर के लिए, यानी हृदय से जो शुद्ध रुधिर जाता है वो धमनियों के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है, पहुंचता है। जबकि सिराएं और जो नस होती हैं, सिराएं या नस भी कह सकते हैं उनको, सिराएं जो होती हैं क्या कहते हैं उनको, नस, वो हमारे शरीर से अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं। कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं। आई बात समझ। तो शुद्ध के लिए कौन हो गई, धमनियां, अशुद्ध के लिए कौन हो गई, सिराएं, जिनको कि हम नस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उनको नस के नाम से जानते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए रक्तचाप, कि रक्तचाप जिसको हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी के नाम से भी जानते हैं। तो देखना डेफिनेशन देखिए कि रक्त वाहिनियों में, ध्यान देना, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, नोट करना, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना, परिभाषा को नोट करो, लिखा करो कि रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा, आई बात समझ में, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, जो अपनी वाहिनियां होती हैं, वाहिनियों की दीवारों पर, यानी वाहिनियों की क्या होती हैं, जो दीवार होती हैं, वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। ध्यान देना कि वाहिनी यानी रक्तचाप किसे कहते हैं, रक्तदाब भी कहते हैं इसे, ब्लड प्रेशर, बीपी भी कह देते हैं शॉर्ट रूप में, बी ब्लड, पी माने प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, चाप। तो देखिए रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा
वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव या दाब रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, जो धमनियां होती हैं, क्या होती हैं? धमनियां। ये धमनियां वे नलिकाएं होती हैं, यानी धमनियां क्या होती हैं? वे नलिकाएं होती हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि धमनियां वे नलिकाएं होती हैं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। क्या करती हैं? कार्य करती हैं। आई बात समझ में? जबकि शिराएं क्या होती हैं, या जिनको हम दूसरे आम भाषा में क्या कहते हैं? नस। ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में शुद्ध होने के लिए क्या होती हैं? लाती हैं। आई बात समझ में? अगला चलते हैं आगे इसमें कि स्वस्थ व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति लिख लो, एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का, जिसको हम क्या कह सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति भी कह देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप, एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, ध्यान देना, नोट करना इसको, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 एम ऑफ एच होता है। एम ऑफ एच होता है। आई बात समझ में? एम ऑफ एच होता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति के, यानी जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके शरीर का रक्तचाप 120 से क्या होता है? 80 एम ऑफ एच होता है। एम का, यहाँ जो एम है, क्या एम से क्या बन गया? मिलीमीटर। एम क्या होता है? मिलीमीटर। और एच का मतलब क्या है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी। पारा। क्योंकि आप जानते हैं थर्मामीटर जो होती हैं, क्या उनमें क्या भरा रहता है? पारा। क्या भरा रहता है? पारा। इसको मरकरी के नाम से जानते हैं। तो मरकरी या पारे का प्रतीक क्या है? एच है। क्योंकि एम किसको प्रेजेंट कर रहा है? मिलीमीटर को। किसको प्रेजेंट कर रहा है? मिलीमीटर को। तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 एम ऑफ एच होता है। आई बात समझ में? एक स्वस्थ व्यक्ति का, कैसे? स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका, यानी व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120 से और 80 एम ऑफ एच होता है, यानी मिलीमीटर ऑफ एच एम का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ एच मिलीमीटर। एम का मतलब क्या हो गया? मिलीमीटर। और एच का मतलब क्या हो गया? मरकरी या पारा। आई बात समझ? इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और लाइक करना, चैनल को लाइक किया करो। आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया कि जो ऊपर की संख्या है, ऊपर की संख्या कौन सी हो गई इसमें? 120। ऊपर की संख्या कौन सी हो गई? 120। और नीचे की संख्या कौन सी हो गई? 80। कौन सी हो गई? 80। तो जो ऊपर की जो संख्या होती है, यानी जो 120 है, ये कैसी संख्या है? ऊपर की संख्या है। कैसी संख्या है? ऊपर की संख्या है। और ये ऊपर की संख्या जो होती है सिस्टोलिक को दर्शाती है। कौन से दाब को दर्शाती है? सिस्टोलिक दाब को, यानी सिस्टोलिक दाब को। जो ऊपर की जो संख्या है किसको दर्शाती है? सिस्टोलिक को। और जो नीचे की संख्या है, नीचे की संख्या कौन सी हो गई? 80। कौन सी हो गई? 80। ये डायास्टोलिक को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? डायास्टोलिक दाब को क्या करती है? दर्शाती है। आई बात समझ में? ऊपर की जो संख्या है, यानी हम रक्तचाप नाप रहे हैं, ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है? 120 से 80। तो इसमें जो ऊपर की जो संख्या है, कौन संख्या है? ऊपर की जो संख्या है वो किसको दर्शाती है? सिस्टोलिक दाब को। और नीचे की जो संख्या है किसको दर्शाती है? डायास्टोलिक को। किसको दर्शाती है? डायास्टोलिक दाब को दर्शाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ध्यान देना, यानी सिस्टोलिक दाब को ऊपर की संख्या दर्शाती है, कौन सी? 120। और जो डायास्टोलिक को कौन दर्शाती है? नीचे की संख्या दर्शाती है। आई बात समझ? डायास्टोलिक का मतलब होता है, डायास्टोलिक का मतलब होता है कि जो हमारे हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? जो संकुचित हो जाती हैं। हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। तो वो कौन सा दाब होता है? डायास्टोलिक। जो हमारे हृदय की जो हमारे हृदय की क्या होती है? मांसपेशियां हो जाती हैं, क्या होती हैं? कैसी हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायास्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायास्टोलिक। आई बात समझ में? और 120 क्या होता है इसमें? हमारे क्या होता है? सिस्टोलिक दाब क्या होता है? इसमें जो हमारे हृदय की धमनियां होती हैं वो क्या होती हैं? संकुचित होती हैं। संकुचित मतलब फैलती हैं, एक दाब लगाती हैं। आई बात समझ? तो ये संकुचित यानी सिस्टोलिक दाब, और शिथिल हो जाती है कौन सा होता है? डायास्टोलिक क्या होता है? दाब होता है। आगे ध्यान रखना, आगे बताया गया है इसमें आपकी बुक में कि एक सामान्य व्यक्ति का,
एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक जो दाब होता है, एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक क्या होता है, दाब होता है। यानी ध्यान देना, एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक दाब होता है वो कितना होता है, यानी सिस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है, 90 से 120 mm के कैसे होता है, बीच होता है। mm के कैसे होता है, बीच में होता है। mm के कैसे होता है, बीच में। एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक दाब होता है 90 से 120 mm के कैसे होता है, बीच में होता है, यानी mm के बीच में होता है। आई बात समझ में, जिसको हम 90 से 120 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। 90 से 120 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। और जो डायास्टोलिक दाब होता है, एवं डायास्टोलिक जो दाब होता है, कौन सा होता है, डायास्टोलिक दाब। ध्यान देना, डायास्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है, 60 से 80 मिलीमीटर के कैसा होता है, मिलीमीटर कैसा होता है, बीच में होता है। यानी पारे के किसके, पारे के जो पारा होता है, ध्यान रखना। यानी एवं डायस्टोलिक जो दाब होता है, रक्तचाप होता है, वो पारे के जो पारा होता है ना अपना पारे के 60 से 80 mm ऑफ Hg के बीच में होता है, जिसको हम 60 से 80 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं, mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक दाब क्या उतना होता है, पारे के 90 से 120 mm के कैसे होता है, mm के कैसे होता है, बीच में होता है। और डायस्टोलिक दाब कितना होता है, पारे के 60 से 80 mm ऑफ Hg के कैसा होता है, बीच होता है। यानी चाहे 100 सीधा लिख दो कि एवं डायस्टोलिक दाब पारे के 60 से 80 mm के बीच में होता है। या क्या लिख सकते हैं कि सिस्टोलिक, प्रश्न आ सकता है सिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक दाब होता है 60 से कैसा होता है, 80 mm ऑफ Hg के बीच में होता है। आगे चलते हैं कि जो अपना क्या होता है, रक्तचाप जो मापते हैं, यानी रक्तचाप किसके द्वारा मापते हैं, तो रक्तचाप जो होता है वो रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। यानी रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप को रक्तचाप मापी किसके द्वारा, रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। यानी इसको क्या, रक्तचाप जो होता है, रक्तदाब जो होता है, ये रक्तचाप मापी किसके द्वारा, रक्तचाप मापी, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्फाई, क्या बोलते हैं, स्फाई, यानी इसको बोलते हैं स्फाई, यानी स्फाइनो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ध्यान देना, मैनोमीटर क्या बोलते हैं इसको, स्फाइनो मैनोमीटर। यानी रक्तचाप को रक्तचाप मापी या स्फाई गुनो मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। ध्यान, रक्तचाप को रक्तचाप मापी या स्पाइनोमेनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, नापते हैं। आई बात समझ में। और रक्तचाप को, यानी जो रक्तचाप था सबसे पहले, रक्तचाप जो था सबसे पहले 1733 में, कब, 1733 में किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। किसमें, घोड़े में। किसमें मापा था, घोड़े में। तो सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने किसमें मापा था, घोड़े में मापा था। किसमें मापा था, घोड़े में मापा था। ध्यान देना भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, कि प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में कि रक्तचाप सबसे पहले किस में मापा गया था। किसमें मापा गया था, घोड़े में। कब मापा गया था, 1733 में। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन जो था, हेल्स था, इसने सबसे पहले घोड़े में मापा था। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, 1983 में, कब, 1983 में कापलन ने इसको, रक्तचाप को क्या किया था, परिभाषित किया था। यानी 1983 में कापलन जो था, कौन था, ये कापलन नामक वैज्ञानिक हुआ था। कापलन ने क्या किया था, रक्तचाप को परिभाषित किया था। कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था, रक्तचाप को परिभाषित किया था। यानी इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, कापलन ने। कब, 1983 में। कब दी थी, 1983 में। 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। और अगर इसकी बात करें, रक्तचाप किसमें मापा गया था, तो किसमें मापा गया था, घोड़े में। किसमें नापा गया था, घोड़े में। कब,
कब? 1733 में। किसने? स्टीफन हेल्स ने। आई बात समझ में? तो आपका ये था रक्तचाप। एक बार और देख लो, रक्तचाप किसे कहते हैं। दो प्रश्न बनते हैं इसमें। एक तो ये रक्तचाप किसे कहते हैं, तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप कहलाता है। और मैंने अभी बताया था कि रुधिर जो होता है, यानी शुद्ध के लिए हमारे शरीर में क्या होती हैं? धमनियां, जो हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करते हैं। किसको? रुधिर को। तो धमनियां ले जाती हैं शुद्ध को, और अशुद्ध को कौन? शिराएं। और एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। मैंने इनको फुल फॉर्म बता दिए। पूरा नाम mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और Hg क्या होता है? मरकरी, पारे का प्रतीक है ये, यानी मरकरी पारे का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? Mg। यानी Hg क्या होता है? Hg क्या होता है? Hg, यानी 120 से 80 mm ऑफ Hg। 120 जो ऊपर की संख्या किसको दर्शाती है? सिस्टोलिक दाब को। जो हमारे हृदय पेशियां क्या होती हैं? जो संकुचित होती हैं, तो उसको हम सिस्टोलिक दाब बोलते हैं। और नीचे की संख्या वो किसको दर्शाती है? डायास्टोलिक को। जो हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं कैसी होती हैं? शिथिल होती हैं, तो उसको हम डायास्टोलिक दाब के नाम से जानते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक दाब होता है 90 से 120 mm के बीच में होता है, एवं डायास्टोलिक दाब कितना होता है? 60 से 80 mm के बीच में होता है। और रक्तचाप को रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को रक्तचाप मापी के द्वारा क्या हो जाता है? मापा जाता है। आई बात समझ में? यानी प्रश्न बनता है कि भाई रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है, तो रक्तचाप को रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। और सबसे पहले रक्तचाप को किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। किस में मापा था? घोड़े में। कब? 1733 में। और परिभाषित किसने किया था? काफलन ने 1983 में। आई बात समझे? तो ये था आपका रक्तचाप और रक्तचाप से संबंधित सामान्य जानकारी। अगला इसमें टॉपिक है रक्तचाप के प्रकार। तो रक्तचाप के दो प्रकार होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और